हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। आज हम यूनिट 1 के टॉप 100 एमसीक्यूज़ करेंगे। यूनिट 1 में 5 टॉपिक हैं और हम 5 टॉपिक के एक अनुपात में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसके क्वेश्चंस उसी अनुपात में आपको ज़्यादा और कम देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू एडवांस लेवल के देखने को मिलेंगे। और सारे के सारे प्रश्न ये पीवाईक्यू बेस्ड मैंने बनाए हैं। पीवाईक्यूज़ मैंने पहले पढ़े हैं, उनको लगाया है, उसके बाद उनसे रिलेटेड चीज़ें मैंने अपने सिलेबस में पहले ही फाइंड आउट की, उसके बाद ये क्वेश्चंस को बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा क्वेश्चन 1 है जो हमसे पूछ रहा है कि जेल का इनमें से एग्जाम्पल कौन सा है। स्मोक यानी धुआं, कोहरा, दूध या फिर बटर यानी कि मक्खन। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, क्या आपने कभी कोलाइड के बारे में सुना है? देखो, कोलाइड ना एक प्रकार का मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ के छोटे छोटे कण दूसरे पदार्थ में बिखरे होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपने पानी में शक्कर को डाल दिया है ना, और उसको घोल दिया। आपको मैं बताता हूँ, कोलाइड के ना 8 टाइप होते हैं। एक सोल होता है, ठीक है, एक एमल्सन होता है, फॉर्म देखने को आपको मिलेगा, इसी के साथ आपको जेल देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सॉलिड सोल होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, एक और याद रख लो, एक एरोसॉल भी होता है। ये भी कई प्रकार का होता है। तो हमने यहाँ पे जो सवाल पूछा है कि इनमें से जेल का उदाहरण कौन है, तो ये किसके अंदर आता है? कोलाइड्स के अंदर आता है। ठीक है, जेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इससे रिलेटेड और चीज़ें क्या पूछी जा सकती हैं, चलो लिख के बता देता हूँ। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। यानी डिस्पर्स फेज का मतलब है क्या चीज़ घुली हुई है, और मीडियम का मतलब है किस चीज़ में घुली हुई है। तो देखिए, यहाँ पे जो सॉलिड है ना, ये घुला हुआ है, किस में घुला हुआ है? लिक्विड में घुला हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका अगर कोई पूछे तो पेंट आप बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इमल्सन अगर आपसे कोई पूछे तो इसमें क्या होता है, लिक्विड लिक्विड, यानी कि लिक्विड ही घुला हुआ है किस चीज़ में? लिक्विड में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप मिल्क बता देना। जैसे यहाँ पे दूध लिखा हुआ है, ये इमल्सन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आपको फॉर्म दिखता है। फॉर्म में क्या होता है, ये गैस और लिक्विड। ठीक है, यानी कि गैस घुली हुई है किस चीज़ में? मीडियम में, लिक्विड में। इसका एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तब आप जो आपने देखा होगा, जो विप्ड क्रीम आती हैं, WHIPPEDCREAM। देखिए, मैं ये सवाल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई तरह से पूछा गया है। कभी इसमें इमल्सन का एग्जाम्पल पूछ लिया है, कभी जेल का पूछ लिया है, कभी एरोसॉल का पूछ लिया है। इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो आप इसी एक सवाल के भरोसे बैठ के रह जाएं। कुछ और भी अगर इससे रिलेटेड पूछा जाए, इससे रिलेटेड कुछ और भी अगर पूछ लिया जाए घुमा के, तब आप बता सकें। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू सेम टू सेम नहीं आने वाले, उससे रिलेटेड चीज़ें ही आएंगी, कुछ और पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास है जेल। अब जेल जो कि हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, लिक्विड जो होता है ये घुला होता है किस चीज़ में? सॉलिड में। या हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड फंसा होता है किस में? सॉलिड में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाता है जो हमारा ऑप्शन 4 है, बटर। ठीक है, चलो एरोसॉल के बारे में और बता देता हूँ। एरोसॉल जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको लिक्विड जहाँ फंसा होगा किस में? गैस में। ठीक है, जैसे आप जो बॉडी स्प्रे वगैरह रहते हैं उनकी चीज़ की बात करेंगे तब ये आपको एरोसॉल का एग्जांपल देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, यहाँ पे जो एरोसॉल है ये सॉलिड भी फंसा हो सकता है गैस में। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, ये है ना, जैसे धुआं स्मोक हो गया, जैसे यहाँ स्मोक लिखा है, ये एरोसॉल का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो फॉग होता है, कोहरा वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ किसका एग्जांपल होंगी? ये एरोसॉल का एग्जांपल होंगी। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो मुझे लगता है कि आपको बताना जानना जरूरी है, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, और जो आसान चीज़ें होंगी उनको हम जल्दी जल्दी निपटा के आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे कि विच पेयर इज मिसमैच्ड, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बेमेल है? फिब्री अटैचमेंट यानी सतह पे संलग्न होने वाली चीज़ है। पाइली, क्या ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है? ग्लाइकोकैलिक्स, क्या ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, भक्षकाणुओं की सुरक्षा से रिलेटेड है? या फिर प्लाज्मा झिल्ली जो कि सिंगल लेयर्ड, एकल परत से रिलेटेड ये होती है? चलिए बताइए, कोशिश करिए इसको लगाने की, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा। चलिए बताइए, मुझे लगता है आपको आसानी से इसका पता चल गया होगा। ये ऑप्शन 4 ये हमारा इसमें गलत होगा, मिसमैच्ड है। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, आप जानते हो ये डबल मेम्ब्रेन की होती है, 2 परतों से बनी होती है ना, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। लिख देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको कहीं ये सवाल इससे कहीं आपको फॉस्फोलिपिड देखने को न मिल जाए, है ना। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये 2 से बनी रहती है। कहने का मेरा मतलब है
ये प्रोटीन और लिपिड इन दोनों से मिलकर के 2 लेयर में बनी रहती है, इसलिए सिंगल लेयर यहाँ पे कहा गया है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे फिर हम फर्स्ट पे देखते हैं फिम्बरी लिखा है। फिम्बरी क्या होता है? देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी बाहर की जो आउटर जो सरफेस होती है, आउटर जो लेयर होती है, उस पर इस तरह से कुछ बाल जैसी संरचनाएं बनी रहती हैं उस पर, ठीक है। और ये क्या काम करती हैं? ये जैसे मान के चलिए किसी दीवार पे इसको चिपकना है ना, या किसी सरफेस पे इसको अटैच होना है, चिपकना है, तो ये इसकी हेल्प करते हैं इसमें अटैच होने में, इसलिए ये भी बिल्कुल हमारा सही होगा। बाकी पाइली क्या करता है? क्या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है? देखिए बिल्कुल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर लिखा रहता इसको और ज़्यादा मैं बताऊं तो ये जीन ट्रांसफ़र का काम करता है, तो इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया ये भी, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या प्रोटेक्शन करता है? जी हाँ, ये प्रोटेक्शन करता है, लेकिन ये किसकी प्रोटेक्शन करता है? ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी प्रोटेक्शन करता है। ये सबसे इनकी जो आउटर स्किन होती है ये यही होती है ना, किसी केमिकल से या इनके जो अंदर लिक्विड होता है उसको सूखने से बचाने में यही लेयर इनकी हेल्प करती है, ठीक है। तो चलिए ये भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किसी भी सूक्ष्मजीव की वृद्धि के लिए न्यूनतम वाटर एक्टिविटी, इसका मान कितना होना चाहिए बताइए? 0.75, 0.88, 0.60 या फिर 0.91, इससे अधिक? सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले बताइए वाटर एक्टिविटी ये क्या होती है? देखो कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो खाने की वस्तु हो या कोई दूसरी चीज़ हो, जिसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं या वो ग्रोथ कर सकते हैं, तो उनके ग्रोथ करने के लिए, कहने का मतलब उनके जीवन के लिए जितना पानी आवश्यक हो, खाने में वो पानी एक्स्ट्रा होना वही होता है, उसी को वाटर एक्टिविटी हम कहते हैं इसमें, ठीक है। देखो पानी की ऐसी उपलब्धता, उसका ऐसा माप जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपयोग के लिए आवश्यक होता है, कहने का मतलब है उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक रहता है, उसी को हम वाटर एक्टिविटी कहते हैं। इसकी एक माप होती है, इस माप को याद रखना। तो ये 0 से लेकर के 1 तक होती है। अगर मान लो आपसे सवाल में पूछ ले कि अगर किसी की वाटर एक्टिविटी 1 है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि वो जो वाटर है वो प्योर वाटर है, बिल्कुल, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। तो याद रखना किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ लगभग 0.60, ये जो ऑप्शन हमारा सी है ये, इससे अगर नीचे होगी तो कभी भी उसकी वाटर एक्टिविटी, तो उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। देखो सवाल ये कह रहा है कि उसके लिए न्यूनतम वाटर एक्टिविटी का मान क्या है, तो वो हो जाएगा 0.60। खाने की चीज़ है जिसमें अगर वाटर एक्टिविटी 0.60 है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अब इसमें ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, या हम ये कह सकते हैं वो ग्रोथ इसमें नहीं कर पाएंगे। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बाकी और सारी चीज़ें बता दूं मैं आपको छोटी मोटी, जैसे अगर आपसे डायरेक्टली बैक्टीरिया के लिए पूछ ले कि इसके लिए वाटर एक्टिविटी कितनी होती है, तब आप लिख देंगे 0.91, ठीक है। ईस्ट के लिए अगर आपसे पूछ ले तो आप लिख देना 0.80, है ना। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, एफ्लाटॉक्सिन उत्पादक कवक, यानी एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, अरे इसमें तो बता ही दिया, चलिए कोई बात नहीं। एस्परगलस फ्लेवस, या फिर सैल्मोनेला, या फिर फैसेरियम, या फिर स्टेप्टोकोकस, इनमें से कौन है जो इसका उत्पादन करता है? सबसे पहले तो ये बताओ कि एफ्लाटॉक्सिन होता क्या है। एफ्लाटॉक्सिन एक माइकोटॉक्सिन होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एस्परगलस फ्लेवस जो होता है और ए पैरासेटिकस, ये दोनों ही इसका उत्पादन करते हैं, ठीक है, याद रखना। कैंसर जिसको हम बोल सकते हैं कार्सिनोजेनिक, GEN, कार्सिनोजेनिक, पैदा करने वाले तक ये होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ सैल्मोनेला लिखा है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया है और ये फूड बॉर्न जो डिसीज़ रहती हैं, इन्फेक्शन रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है, उनके लिए जिम्मेदार होता है। वहीं फैसेरियम यहाँ लिखा हुआ है, ये याद रखना, ये टॉक्सिन बनाता है, बट ये इतना ज़्यादा नहीं है जो हमारे लिए यहाँ पे काम का है, हमारे लिए एफ्लाटॉक्सिन ये नहीं बनाता है। स्टेप्टोकोकस की बात करेंगे तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, टॉक्सिन वगैरह ये भी नहीं बनाते, तो नीचे वाले टॉक्सिन नहीं बनाते हैं। बाकी सैल्मोनेला मैंने आपको बता दिया, एस्परगलस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे खतरनाक वाला, लीवर को बिल्कुल डैमेज कर देने वाला एफ्लाटॉक्सिन क्या है, तो याद रखना एफ्लाटॉक्सिन B1, इसको सवाल अगर आए तो लगा देना, ठीक है। कहाँ मिलेगा अगर कॉमनली इसको पूछे तो ग्राउंड नट होते हैं, मेज़ यानी मक्का होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मसाले होते हैं, उनमें ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और दूसरी चीज़, जैसे मान के चलो आप कहेंगे कि सर ये तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्पाइसेस ये तो हम खाते भी हैं, तो क्या सर इनमें पहले से होता है? जी हाँ बिल्कुल इनमें होता है, लेकिन FSSAI है उसने इसकी एक सेफ लिमिट तय कर रखी है। चलिए ये भी बता देता हूँ लगे हाथ, 30 माइक्रोग्राम
ये पर केजी, ये इतनी इसने लिमिट बना रखी है। अगर इससे ज़्यादा अगर होगा तो आपके लिए खतरनाक है, लेकिन अगर इस लिमिट में अगर रहेगा तो ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अल्फा टॉक्सिन उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? सैल्मोनेला टाइफी है क्या, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस है क्या, क्लोस्ट्रीडियम परफेंजन है क्या, या फिर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी? इसका आंसर हो जाएगा 3, ये हमारा आंसर होगा। देखिए जो अल्फा टॉक्सिन है ना, ये एक एक्सोटॉक्सिन होता है ये, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन होता है, ठीक है। और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेन ये होता है, इसके द्वारा ये बनता है। ये क्या काम करता है? ये टॉक्सिन ऐसा होता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन रहती है उसको भी ये तोड़ सकता है, ठीक है। और इसके तोड़ने से एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं, ये भी अगर आपसे कहीं पूछ ले डिफरेंट, अगर डिफरेंट कोई सवाल हो उसके पास, ठीक है, गैस गैंग्रीन, ये एक रोग हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। बाकी सैल्मोनेला टाइफी अगर पूछेगा तो ये टाइफाइड से रिलेटेड है, टॉक्सिन ऑक्सिन नहीं बनाता है। वहीं लिस्टीरिया अगर आपसे मोनोसाइटोजेनिसिस के बारे में पूछेगा तो ये लिस्टीरियो लाइसिन ओ टॉक्सिन एक बनाता है, ठीक है, काम का नहीं है इसलिए मैं इसको बारे में नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा। इसके अलावा लास्ट है हमारा टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये तो कुछ नहीं है, ये तो प्रोटोजोआ है, ये बैक्टीरिया है ही नहीं है, ठीक है, क्या है ये? प्रोटोजोआ है, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है, तो इतना याद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सौरक्राउट ये मुख्य रूप से किस चीज़ से बनता है? टमाटर, कद्दू, फूलगोभी या पत्ता गोभी? ध्यान से एक बार ये क्वेश्चंस लगाने से पहले या लगाते समय या लगाने के बाद एक बार अपना सिलेबस जरूर देखना। यूनिट 1 में हमारी में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है, वो सारी की सारी चीज़ें, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के जैसे मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, तो सौरक्राउट यहाँ पे बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पत्ता गोभी। कैब इससे बनता है। देखो सौरक्राउट ये क्या है, सबसे पहले तो बताओ। ये है सर फर्मेंटेड वेजिटेबल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्मेंटेड वेजिटेबल प्रोडक्ट है, यानी कि वेजिटेबल को फर्मेंटेशन करने के बाद ही हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैबेज को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन द्वारा तैयार किया जाता है। कैबेज क्या होता है? पत्ता गोभी होती है, इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसमें कोई माइक्रोब्स होते हैं क्या सर, जिनकी वजह से ये बनता है? जी हाँ, बिल्कुल बनते हैं। नाम लिख देता हूँ, वैसे आएगा नहीं, याद रखना, बहुत डिफिकल्ट सवाल हो जाएगा अगर पूछ लिया तो, ठीक है। ये होते हैं, और भी एक होता है, एक लैक्टोबैसिलस तो होता ही होता है, इसको तो याद ही रखना, लैक्टोबैसिलस ये तो होगा ही होगा, ठीक है, प्लेंटेरम ये, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है एक फर्मेंटेड फूड है, उसके बारे में पूछा है कि जो सौरक्राउट है ये किस चीज़ से बनता है, तो हमने बताया कैबेज से बनता है, जिसमें लैक्टिक एसिड है, ये बनता है। और किस चीज़ से बनता है मेरे भाई, मैंने यहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिम्स के नाम भी बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। बियर एवं वाइन के किण्वन के लिए मुख्य सूक्ष्मजीव इनमें से कौन सा है, बताइए मेरे भाई। अच्छा सवाल है, आने वाला ये सवाल है। सैक्रोमाइसिस सेरेविशी, ऑप्शन ए हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका। देखो बियर और वाइन क्या होती हैं, ये फर्मेंटेशन में क्या होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनता है, पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसमें एक ईस्ट होता है, ठीक है, किससे बनता है याद रखना, ये ईस्ट से बनता है। और ईस्ट का नाम क्या है, यही जो इसमें ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, सैक्रोमाइसिस सेरेविशी, ठीक है, इससे बनता है। ये क्या करता है बताओ, ये सर शुगर को एथेनॉल एंड CO2 इसमें कन्वर्ट ये कर देता है। देखो एक सवाल से कई सारे सवाल बता रहा हूँ, आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि बियर और वाइन के किण्वन में फर्मेंटेशन में कौन भूमिका निभाता है, पूछेगा बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, वायरस, तो या फिर प्रोटोजोआ, तो आप बताएंगे ईस्ट। ईस्ट में आपका नाम पूछ सकता है, तो नाम तो यहाँ पे बता ही दिया मैंने। ये पूछ सकता है किस गैसेस की प्रोसेस क्या है, शुगर किस चीज़ में टूट जाती है, तो एथेनॉल और CO2 में। तो कई सारे सवाल बन सकते हैं आपसे, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ पे एसिटोबैक्टर लिखा हुआ है, ये एसिटोबैक्टर, इसके बारे में बता देता हूँ, एक और सवाल आपका तैयार हो जाएगा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एसिटोबैक्टर क्या करता है मेरे भाई, जो एल्कोहल होता है, इस एल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये सैक्रोमाइसिस है ना, ये एक ईस्ट है, ये शुगर को एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट करता है। टेक्निकली ये क्या है, ये एल्कोहल है। फिर उसके बाद आता है ये एसिटोबैक्टर, ये एसिटोबैक्टर क्या करता है, इस एल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट जब होता है ना, तो एक तरीके से जो विनेगर बनाते हैं ये वही बन जाता है, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोजी द्वारा किण्वित खाद्य है। कोजी यहाँ पे लिखा हुआ है फूड फर्मेंटेड बाय कोजी, क्या चीज़ है, जौ, मिलेट, सोयाबीन या फिर मेज, बताइए।
देखो कहीं कहीं आपको यहाँ पे जौ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन याद रखना वो पूरी तरह से गलत होगा। सोयाबीन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। देखो कोजी कई प्रकार से बनाई जा सकती है, लेकिन जो मेनली जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो सोयाबीन के लिए ही जानी जाती है। ठीक है, कोजी क्या है, ये एक स्टीम्ड, देखो चलो मैं बता देता हूँ ये कोजी क्या है। क्या करते हैं इसमें, जो सोयाबीन है ना इसको पहले स्टीम किया जाता है और फिर प्लस उसके बाद एक मोल्ड होता है। मोल्ड कौन सा होता है सर बता दीजिए उसका नाम। ये है एस्पर गिलस ओरिजे। ठीक है, ये इसका नाम होता है। ये क्या करता है, सोया सॉस मीसो इसमें बनाने में इस्तेमाल ये किया जाता है। हम याद रखना फर्मेंटेड फूड वाला टॉपिक अभी इसमें कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, जो आए हुए सवाल हैं यहाँ पे इतना याद रखेंगे आप। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक ये जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 9 जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग एक सवाल है और ये आया हुआ सवाल है। इसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, जैसा का जैसा पूछा गया है राजस्थान में एफएसओ के पेपर में वैसा का वैसा मैंने आपसे उठा के पूछ लिया है। पूछ रहा है ग्लूकोज के पूर्ण एरोबिक ऑक्सीडेशन में जीटीपी फ्रॉम 1 ग्लूकोज एरोबिक, ये कितने जीटीपी इससे बनते हैं। क्या कह रहा है, ग्लूकोज का एक जो मॉलिक्यूल होता है, एक कण होता है, जब वो पूरी तरह से एरोबिक ऑक्सीडेशन जब उसका होता है कितने जीटीपी बनते हैं। देखो बड़ा ही शानदार सा सवाल है, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके दो आंसर इसके हो सकते हैं, एक तो इसका हो सकता है 2 और एक हो सकता है इसका 36। अब दोनों बताता हूँ कैसे हो सकते हैं। पहली बार तो क्या है, एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा जब ये टूटेगा तो ये हमको देगा एनर्जी। एनर्जी जो होती है उसको हम काउंट करते हैं एटीपी में। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, 38 एटीपी हमको मिलते हैं। ठीक है, जिनमें से टेक्निकली हमको मिलते हैं 36 एटीपी। ठीक है, 2 होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, तो हमको कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 36 एनर्जी एटीपी हमको प्राप्त होती है। किससे, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के टूटने से। कब, जब वो एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो टूटता है, जब वो जलता है तब। ठीक है, इसके साथ ही हमको 2 जीटीपी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 2 जीटीपी होना चाहिए यहाँ पे, यानी ऑप्शन ए होना चाहिए। लेकिन याद रखना ये जितनी एनर्जी 36 एटीपी हमको देते हैं उतनी ही हमको 2 जीटीपी हमको देते हैं। तो ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग कि 2 जीटीपी, क्योंकि उतनी ही एनर्जी दे रहे हैं जितने के 36 एटीपी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 जीटीपी इज इक्वल टू 36 एटीपी। तो इसलिए यहाँ पे ये बोलते हैं कि इतना इसके इक्वल हो गया। लेकिन टेक्निकली मेरे हिसाब से ये गलत है। मैं इसका आंसर बताऊँगा आपको कि 2 लगाएं इसका आंसर। ठीक है, चलिए और फिर भी इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं से क्रॉस चेक कर लेना, ये चीज़ आप याद रखना। 10 पे बात करते हैं। यहाँ पे आपसे बोल रहा है एगारिकस बाइस्पोरस, ये क्या है, क्या चीज़ है। खाद्य मशरूम है, बियर में उपयोग किया जाता है, रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं या मानव परजीवी यानी कि ह्यूमन पैरासाइट होते हैं। बताइए क्या चीज़ है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य मशरूम। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखो जो लिखा है एगारिकस बाइस्पोरस, ये सबसे सामान्य ईडेबल मशरूम होता है। समझ गए। अगर आपसे कहीं पर लिख के दे दे कि बटन मशरूम, एम फॉर मशरूम शॉर्ट में लिख दिया है, अगर ये बटन मशरूम आ गया तब भी इसका मतलब है कि इसी वाले ईडेबल खाद्य मशरूम की बात ही कर रहा है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसको कमर्शियली उगाया जाता है और इसमें हेल्प लगती है एक फंगस की, और उस फंगस का नाम होता है, लिख लो, आएगा नहीं पर फिर भी शायद आ जाए, ये चीज़ आप याद रख लेना। ठीक है, चलो इसके अलावा यहाँ पे एक आपको लिखा है बियर। बियर में कौन यूज होता है, ईस्ट यूज होता है। कौन सा, जो हमने अभी अभी पढ़ा था, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बसीय अम्लों का ऑक्सीकरण, बसीय अम्लों का यानी फैटी एसिड्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडाइजेशन जो होता है वो किस चीज़ से होता है। बताइए किस चीज़ से होगा, अल्फ़ा बीटा से, गामा से, डेल्टा से, किस चीज़ से होगा बताइए। चीज़ बताऊंगा। वैसे अगर इसमें यहाँ पे कहीं होता है एक ऑप्शन ऐसा जिसमें केवल बीटा ऑक्सीकरण यहाँ पे लिखा होता, मान लेते हैं 5th ऑप्शन ये होता कि बीटा ऑक्सीकरण के द्वारा, तो इसका आंसर होता टेक्निकली बीटा, क्योंकि लेकिन यहाँ पे अकेला बीटा है नहीं, सवाल में भी ऐसे ही पूछा गया अल्फ़ा बीटा के साथ में, तो हम ऑप्शन ए इसका लगा देंगे। अब समझो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये शरीर को एनर्जी देते हैं हमारे, लेकिन इनको टूटना पड़ता है। जो टूटते हैं वो किस प्रोसेस से, तो ये बीटा ऑक्सीकरण के फॉर्म में ये टूटते हैं। देखो ये नाम इसलिए पड़ा है इसका क्योंकि कार्बन चेन में दूसरे नंबर का जो कार्बन होता है जिसको हम बीटा कार्बन कहते हैं, उसी की वजह से ये ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो चेन है काफ़ी लंबी चल जाती है तो फैटी एसिड्स को तोड़ने के लिए, तो फिर जो अल्फा ऑक्सीकरण होता है उससे ये कार्बन फिर कम किए जाते हैं। समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। तो यानी कि बीटा ऑक्सीकरण है, ये तो मेन होता है इसमें, लेकिन इसकी हेल्पिंग जो सपोर्टिव होता है वो इसमें अल्फा ऑक्सीकरण भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी के ये लिखे हुए हैं, ये डेल्टा मिल्टा ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे काम की नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे कैप्टाफॉल क्या है इनमें से। देखिए कितने ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप जाने क्या क्या पढ़ोगे, डिफिकल्ट चीज़ें आपसे पूछेगा। कैप्टाफॉल इनमें से क्या है, शैवाल है ये, शैवाल नासी है ये, फफूंद नासी है, या फिर प्रोटीन है, या फिर ये फूड कलर का नाम है। समझ गए। देखो फंगस तो समझते हो ना, फंगस को मारने के लिए जिस केमिकल की ज़रूरत होती है उसका नाम होता है कैप्टाफॉल, इतना याद रखेंगे। देखो अगर फसलों पे कहीं फफूंदी ज़्यादा लग गई है या फिर हमारा अनाज रखा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंगस हो गई तो उसको रोकना है, तो उसके लिए ये जो कैप्टाफॉल है इसको मिला के या तो स्प्रे बना देते हैं या फिर अलग प्रकार की कोई दवा बना देते हैं, जिससे क्या होता है जो फफूंद है, फंगस है, वो ख़त्म हो जाती है। फंगिसाइड है इस, ये एक प्रकार का, ठीक है। लेकिन याद रखना ये पहले तो बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन अब बहुत सारे देशों में इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि अगर ये गलती से कहीं स्किन पर लग जाए ना किसी के, तो कैंसर होने का ये रिस्क होता है इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। प्रति रक्तस्रावी विटामिन इनमें से कौन सा है, विटामिन ए, सी, ई और के, तो बता ही दोगे। विटामिन के हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए ठीक है। अच्छा इससे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये तो आप समझते हो सकता है पूछेगा कि जो विटामिन के है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, मतलब वो कौन सी चीज़ होती है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होती है। देखिए वैसे तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर कोई एक चीज़ अगर आपसे पूछता है तब आप बताएंगे इसमें प्रोथ्रोम्बिन, ये एक पिगमेंट होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ एक, ठीक है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन, इसको याद रखना, रक्त का थक्का इसके बिना नहीं बनेगा, इसको याद रख लेना, ठीक है। चलिए बाकी विटामिन ए किस चीज़ के लिए, ये विजन और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। विटामिन सी ये एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है, इसके साथ हमारे कहीं घाव लग जाते हैं उनको हील करने में बहुत हेल्प करता है। विटामिन ई की अगर हम बात करेंगे तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये प्रिवेंट ऑक्सीडेशन फैट वगैरह होते हैं, उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। विटामिन के मुझे बताओ, अब ये आप मुझे बताओगे कि विटामिन जो के है ये वाटर सॉल्यूबल है या फिर ये फैट सॉल्यूबल है, ये आपको बताना है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। चलिए आपको ऐसे कई सारे सवाल मैं आपसे पूछता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एंजाइम की सामान्य क्रिया विधि इनमें से कौन सी है, ये ऊर्जा, सक्रिय जो ऊर्जा रहती है उसको कम कर देता है, बढ़ा देता है, पीएच कम कर देता है, या फिर ये पीएच को बढ़ा देता है, तो बताओ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या मतलब है इसका, देखो हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ कि गड़बड़ कर दो तुम लोग। ये लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, समझ गए, ये बढ़ाना हो गया ये। चलो बेसिक सी बात बता रहा हूँ, एंजाइम क्या है, एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, ये बहुत बेसिक सी बात है, आप सब समझते हो है ना। ये रिएक्शन की दर को याद रखना, ये रिएक्शन या तो शुरू नहीं करेगा ना ये खत्म करेगा, ये रिएक्शन जो हो रही है बस उसकी इसकी स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि वो एनर्जी जो रिएक्शन शुरू करने के लिए चाहिए होती है, ये उसको कम कर देता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। मानव शरीर में मेथिल एवं एथिल एल्कोहल का डिटॉक्सीकरण होता है। चलिए डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स बताइए किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा, कंजुगेशन के द्वारा, या फिर सल्फ्यूरीकरण यानी सल्फ्यूरिफिकेशन की वजह से होता है, बताइए। दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, छोटी सी, थोड़ा सा समझ लो। एथेनॉल एंड मेथेनॉल, ये दोनों का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होता है, लिवर में होता है, ठीक है। जहाँ पे एंजाइम क्या करते हैं, एल्कोहल एंजाइम्स क्या करते हैं, देखो लिवर में क्या करते हैं, लिवर में एंजाइम्स क्या करते हैं, जो एल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, इतना याद रख लेना। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण के द्वारा ये डिटॉक्सिफाई हो जाता है, ठीक है। चलो बताओ, कच्चे अंडे की सफ़ेदी खाने से किस चीज़ की कमी हो जाती है, रॉ एग वाइट कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ किस चीज़ की, फॉलिक एसिड, बायोटीन, नियासिन या पायरिडॉक्सिन। मज़ा आएगा, अच्छा सवाल है। कच्चा जो अंडा है ना, इसमें कह रहा है रॉ एग, इसमें याद रखना जो सफ़ेदी होती है ना, एग वाइट जो होता है, इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन का नाम अगर आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल एविडिन होता है, ठीक है। ये जो एविडिन नाम का जो प्रोटीन है ना, ये क्या करता है मेरे भाई, बायोटिन को जकड़ लेता है अपने। बायोटिन क्या होता है, बायोटिन तो समझते हो ना मेरे भाई, विटामिन B7 को ही तो बायोटिन बोलते हैं। इसको ये पकड़ लेता है
और शरीर में इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। आपने खा लिया, अब B7 की आपकी बॉडी को ज़रूरत है, इसको इसने पकड़ रखा है, ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो आपके शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाएगी बताओ? B7 की कमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे B7 नहीं लिखा है, उसने लिख दिया है बायोटिन, और ये उसने नहीं लिखा है, ये मैंने लिखा है, ठीक है, जिससे तुमको पता चल जाए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर कोई डेली अगर इस तरह से कच्चे अंडे की सफ़ेदी को खाएगा तो बायोटिन की उसमें कमी हो जाएगी, ठीक है। और बायोटिन की कमी हो जाएगी तो मतलब उसके बाल झड़ने लग जाएंगे, स्किन पे रैसेस पड़ जाएंगे, नाखून कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएगा वो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अच्छा सर, इससे कैसे बचा जा सकता है? अंडे को पका के खाओ, इससे क्या होता है, जो एविडेन है ना वो ख़राब हो जाता है। वो ख़राब हो जाएगा तो जो बायोटिन जो उसने जकड़ रखा था वो स्वतंत्र हो जाएगा, और स्वतंत्र हो जाएगा तो वो तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो, इसके अलावा अगर फॉलिक एसिड पूछ ले, ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है बताओ? फॉलिक एसिड अगर पूछ ले किस चीज़ के लिए, ये जो DNA है उसके सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। नियासिन तो समझते हो ना, ये जो NAD NADP को एंजाइम होते हैं उनके लिए ज़रूरत है। ये पढ़ाए थे मैंने एक बार, लेकिन अब यहाँ पे रहने दो, ज़्यादा दिमाग चल जाएगा तुम्हारा। पायरोडॉक्सिन होता है, ये किसको बोलते हैं? ये B6 विटामिन को बोलते हैं हम, ठीक है। अमीनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है इसकी कमी से, तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 राज्य वर्गीकरण में शामिल नहीं है, नॉट इन 5 किंगडम सिस्टम, बताइए इनमें से कौन सा है? क्या सुपर सवाल बनाया मेरे भाई ये तो। वायरस या फिर बायरॉइड्स, ठीक है, या फिर आपका स्लिम मोल्ड्स, या बैक्टीरिया, या फिर फाइकोमाइसिटीज, इनमें से कौन सा है बताओ? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। एक विटकर नाम के एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। कौन कौन थे उसमें? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, और कौन था? प्लांटी, और एनिमेलिया। हो गए ना 5? तो ये 5 के 5 इसमें थे। तो अब मुझे बता दो, वायरस, बायरॉइड्स, ये इसमें किसी में भी नहीं आते हैं, ठीक है, इतना आप याद, ठीक है। अब देखो उसका रीज़न, चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जो विटकर है ना, इन्होंने क्लासीफाई किया था ऐसी चीज़ों को जो या तो सिंगल सेलुलर थे या वो मल्टी सेलुलर थे, यानी या तो एक कोशिकीय थे या बहुकोशिकीय। कोशिकाएं तो समझते हो ना, सबसे छोटी चीज़ होती है जिससे हमारा शरीर बना होता है। लेकिन ये जो वायरस आयरस होते हैं ना, ये रहते हैं, इनको बोलते हैं असेलुलर, मतलब इनमें सेल होती ही नहीं है ये वाली, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो वायरस हो गए, बायरॉइड्स हो गए। बायरॉइड्स क्या होते हैं अच्छा बताओ? ये मेरे भाई RNA के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इतना सा याद रखना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई ये इसमें नहीं आती हैं। चलो बाकी स्लिम मोल्ड्स है, ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ये बैक्टीरिया है, ये मोनेरा के अंदर आता है। और ये जो फाइकोमाइसिटीज़ है, ये किस में आता है बताओ? ये फंगी में आता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सारे के सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 5 किंगडम अगर ये पूछ ले तो ये चीज़ें आप याद रखना मेरे भाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या गलत है इनमें से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, 70S टाइप के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, या फिर एकल क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, बताओ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत, ये आया हुआ सवाल है, डायरेक्टली ऐसा कैसा है, इसमें कोई बदलाव मैंने नहीं किया, ऑप्शंस भी वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? ऐसे देखो, 2 प्रकार के सेल वाले जीव होते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं या यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप होता है, यानी कि ये बहुत डेवलप सेल होती है। बाकी इनमें प्रो का मतलब होता है पुराने टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का, जिनमें न्यूक्लियस होता है, उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसका जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसलिए जब इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें न्यूक्लियन मेम्ब्रेन भी इसमें नहीं होगी। तो बताओ यहाँ पे क्या गलत है? क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है? तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है इसमें। चलिए बाकी के बताओ। 70, देखो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S टाइप के, एक 80S टाइप के होते हैं। तो 70S टाइप के किसमें पाए जाते हैं? ये इसमें पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। और जो यूकैरियोटिक रहते हैं उसमें दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। एकल इसमें क्रोमोसोम यानी सिंगल सर्कुलर DNA क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्या चीज़ है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित होता है ऐसा कह रहा है, जो कि गलत बात है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। भारत में खाद्य संरक्षण का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है? बहुत आसान सवाल है। वैदिक काल से, मॉडर्न पीरियड, गुप्ता पीरियड, मुगल पीरियड? आंसर हो जाएगा वैदिक एरा से, वैदिक पीरियड से ये शुरू हुआ है, ठीक है। देखो वैदिक पीरियड में लोग
भोजन को सुखाकर, नमक डालकर, घी डालकर संरक्षित करते थे। फूड प्रिजर्वेशन की शुरुआत एक्चुअल में यहीं से मानी जाती है, ठीक है। बाद के जो काल है ना, मौर्यन, गुप्ताज और मुगल्स, इनमें आके तो ये और ज़्यादा उन्नत हुई है, और ज़्यादा ये एडवांस हुई है टेक्निक, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। आयुर्वेद में भी फूड प्रिजर्वेशन का उल्लेख मिलता है। चरक संहिता में स्टोर्ड फूड का वर्णन मिलता है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, वैदिक काल से शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है हमारा 20, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति खाद्य फसल इनमें से कौन सी है? कोदो कुटकी, ज्वार, रागी या फिर मक्का? बताओ। बहुत आसान है, कोदो कुटकी इसका आंसर हो जाएगा, कोदो कुटकी। एमपी में आपको भील देखने को मिलेंगे, गोंड देखने को मिलेंगे, बैगा देखने को मिलेंगे। ये जो हमारी जनजातियां हैं, मुख्य रूप से याद रखना, जो कोदो कुटकी है, कोदो मिलेट्स हैं, कुटकी मिलेट्स हैं, इनका सेवन करती हैं ये, ठीक है। कोर्स ग्रेन इनके माने जाते हैं ये, ठीक है। ड्रॉट रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि सूखे से कम जहाँ पे पानी होगा तब भी ये उगाते हैं, और इनमें पोषण तो भर के होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। बाकी सारी की सारी ज्वार, रागी, मक्का यूज़ तो ये भी करते हैं, बट यहाँ पे मेन पूछिए तो कोदो कुटकी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सरकार ने मिलेट मिशन भी चलाया है इनके लिए, ठीक है। याद रखना, कोदो कुटकी फाइबर में, आयरन में, कैल्शियम में, इनमें काफ़ी रिच होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 पे। भारत में ईट राइट चैलेंज का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन एम ऑफ ईट राइट इंडिया। सुरक्षित, पौष्टिक और सतत खाना, केवल जैविक खाना, केवल आयातित खाना, या फिर केवल कम कीमत का खाना? ऐसे एक आसान लेवल का सवाल है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर 1, यानी कि सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड, ठीक है। ईट राइट इंडिया चैलेंज किसने चलाया है? दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये चलाया है FSSAI ने। कब चलाया है? 2018 में चलाया है, ठीक है। इसके अलावा इससे और क्या पूछ सकता है? इसका स्लोगन पूछ सकता है आपसे। इसका स्लोगन है ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही, ठीक है। बस यहाँ हिंदी में लिख दिया है, मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे, खाद्य किल्नीकरण, यानी कि किल्नीकरण का मतलब होता है फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन। ये तो आपने कई बार सुना होगा। किल्नीकरण आज आप पहली बार सुन रहे होगे। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है बताइए? बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है, स्वाद बढ़ जाता है, रंग बदल जाता है, रंग सुधर जाता है इसका, और इसकी शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? बहुत आसान है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, यानी कि कमी जो होती है उसको ये दूर कर देता है। फोर्टिफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट? मैं आपसे पूछता हूँ, फोर्टिफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट? तो इसको ऐसे याद कर लो, एडिंग इसेंशियल, यानी कि ज़रूरत के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? ये विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। ये कॉमन फूड होते हैं, उन कॉमन फूड्स में हम इसमें और एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, कोई भी चीज़ इनमें आ सकती है। इसको आप याद रखना, ठीक है। प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे? माइक्रो न्यूट्रिएंट, जबकि फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये कैसे होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये इसमें ऐड नहीं किए जाएंगे, इनको इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, इसको आप याद रखना। तो जैसे नमक में आयोडीन मिला देना, इसका लोगो क्या होता है? F+ ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, फोर्टिफाइड फूड्स पे। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत में सबसे अधिक किल्नीकृत खाद्य, यानी कि मोस्ट फोर्टिफाइड फूड इंडिया में इनमें से कौन सा है? अगेन सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड फोर्टिफिकेशन आपका एक टॉपिक है यूनिट 1 के अंदर। तो बताइए, नमक, दूध, तेल और आटा। आंसर हो जाएगा सिंपल, नमक, जिसमें क्या डालते हैं हम? आयोडीन ऐड करते हैं। और इससे क्या हो जाता है? इससे गोइटर रोग दूर होता है, घेंगा रोग दूर होता है। इसको रोकने के उद्देश्य से हम इसमें ये ऐड करते हैं। ये चीज़ें आप याद रखना। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, FSSAI एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन, USI, क्या बोला मैंने? यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन, ये प्रोग्राम लॉन्च किया था कब? 1983 में। ये तो नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा। ये बाकी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि मिल्क में फोर्टिफिकेशन के नाम पे ये लोग क्या लगाते हैं, क्या डालते हैं, तब आप बताएंगे विटामिन A एंड D ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि व्हीट फ्लोर, यानी कि गेहूं का जो आटा रहता है, इसमें ये लोग क्या मिलाते हैं? तो आयरन मिलाते हैं और फॉलिक एसिड, ये चीज़ में मिलाते हैं। अगर आपसे ऑयल के बारे में पूछ ले, ये देखिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहा हूँ मेरे भाई। इस एक्सप्लेनेशन में जो भी बात बता रहा हूँ ना, अपने आप में एक सवाल है। ऑयल में क्या मिलाते हैं ये याद रखना, विटामिन A एंड D, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं।
चलिए 24 पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य भंडारण रूप कौन सा? स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन और स्टार्च, या फिर प्रोटीन, लिपिड, या फिर न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो बहुत आसान सवाल है, ये भी आप लगा सकते हो। ग्लाइकोजन ये पशुओं में यानी कि एनिमल्स में, और स्टार्च के फॉर्म में ये प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया प्लांट्स में स्टोर जो कार्बोहाइड्रेट होगा, ये देखो क्या है, ये खाना एक तरीके का। ठीक है, जो एनर्जी देगा इनको, तो प्लांट्स को जो एनर्जी देगा उनका खाना होगा, वो कहाँ पे स्टोर होगा? स्टार्च, वो सॉरी किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में होगा। देखो आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना, जितना भी वो आपकी बॉडी ने जितना यूज कर लिया वो कर लिया, लेकिन हम उतना तो खाते नहीं है, हम भर भर के खाते हैं। तो जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है किसके? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये ग्लूकोज, ये क्या होता है? देखो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या है? ग्लूकोज है, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर के आसपास और मसल्स में ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, बाद में जब हम नहीं खाते हैं तो यही ग्लाइकोजन, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है एक, उसमें टूट के फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर हमारी बॉडी इसको यूज कर लेती है। ठीक है, इसको आप याद रखना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना निर्धारित होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल है, आसान सवाल नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि मिक्सचर करके दिया है मैंने। बताओ अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो होता है अल्फा हेलिक्स, प्लीटेड सीट होती है बीटा की, या डाइसल्फाइड का बॉन्ड होता है। अब देखो थोड़ा सा समझाने वाली चीज़ें बता देता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितने लोगों को याद है ये सारी चीज़ें, मैंने पढ़ाई थी आपको। ये जो प्रोटीन है ना मेरे भाई, ये इसकी जो संरचना, इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है, इसको बेसिकली 4 स्तरों में, 4 उनमें स्तरों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, पहला एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिससे जल्दी बता सकूँ। एक होता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी द्वितीयक संरचना, एक होती है टर्सरी स्ट्रक्चर यानी तृतीयक संरचना, और एक होती है इसकी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर यानी कि चतुर्थक संरचना। ठीक है, अब इसको सिंपल समझो। इसमें पूछ रहा है प्राथमिक संरचना, इसमें क्या होता है कि एक लीनियर सीक्वेंस में, लीनियर सीक्वेंस का मतलब होता है एक लाइन में इस तरह से इसमें आपस में ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। इससे आपसे ये भी पूछ सकता है किस बॉन्ड से ये आपस में जुड़े होते हैं। अमीनो एसिड की बात करूं, कौन जुड़े होते हैं? अमीनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके द्वारा ये जुड़े रहते हैं। ये चीज़ एक तो आप याद रखना। ठीक है, सेकेंडरी जो संरचना है ये होती है अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग जैसी होती है, मुड़ी मुड़ी आकृति की रहती है, तो ये इससे रिलेटेड है। जो तीसरी वाली रहती है ये होती है बीटा, जो हमारे ऑप्शन 3 में दे रखी है, बीटा प्लीटेड सीट होती है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि जो प्रोटीन को 3D आकार देने में मदद करता है, ठीक है, वो अमीनो एसिड किस बॉन्ड से बना रहता है? तो एस बॉन्ड होता है, उससे ये जुड़ा रहता है। चलो छोड़ो, ज़्यादा काम का नहीं है, बस इतना आप याद रख लो। ठीक है, जैसे आपसे ये पूछे कि जैसे यहाँ पे पूछा आपसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये किससे रिलेटेड है मेरे भाई? तो ये सीक्वेंस से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे लिखा है अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस रिलेटेड। आपसे पूछा शेप से रिलेटेड कौन सा होता है, तब आप बता देंगे कि ये अल्फा हेलिक्स होता है, ये शेप बनती है इसमें। ठीक है, आपसे पूछे कि 3D फोल्ड कहाँ पे आ जाते हैं, तो 3D फोल्ड आ जाते हैं कौन से में? टर्सरी वाले सेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड सीट। फिर से बता रहा हूँ, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करेगा तो यहाँ पे क्या होता है? सीक्वेंस में एक लाइन में जुड़े होते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है? यहाँ पे आके शेप उसको मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन 3D दिखना, विजिबल होना, फोल्डेड होना कहाँ पे शुरू होता है? टर्सरी सेक्शन में, जिसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड सीट वाला सेक्शन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी क्वार्टनरी, ये कई चेन आपस में जुड़ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं, किसी पेपर में नहीं आज तक पूछा गया है, यही बस पूछा जाता है पहला और दूसरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। बसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में, आमाशय में, मुख में, या फिर बड़ी आंत में? ठीक है, चलो बताओ। एक मॉडरेट लेवल का सवाल है, बहुत आसान भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये टूटता है। ठीक है, लाइपेज और बाइल ये इसमें हेल्प भी करते हैं। देखो फैट का डाइजेशन होने के लिए क्या ज़रूरत हमको पड़ती है? सबसे पहले हमको बाइल जूस चाहिए होता है। ये कहाँ से सेक्रेट होता है? ये लिवर से सेक्रेट होता है, मतलब रिलीज यहाँ से होता है। ये क्या करता है मेरे भाई? लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, एमल्सिफाइज फैट। इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक कर देता है, ये जो बड़ा जो फैट होता है ना, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ये ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आती है, जैसे जिसको बोलते हैं हम पैनक्रिएटिक लाइट। ये क्या करता है मेरे भाई? ये करता है ब्रेक ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। मैं ये सोच के ये करा रहा हूँ कि आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो उनका रिवीजन हो जाएगा। क्या मैंने बोला? 2 चीज़ें तोड़ती हैं छोटी आंत में, लाइपेज और बाइल। देखो
बाइल जूस निकलता है लिवर से, यहाँ से ये इमल्सीफाई करता है फैट को, यानी कि इसको बड़ा जो फैट का एक टुकड़ा रहेगा उसको क्या करेगा, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, फैट के ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। उसके बाद पैनक्रियाटिक ये लाइपेज होता है, ये ब्रेक कर देता है इसमें ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, सिंपल सी कहानी है ये। आप मुझे ये बताओ, ये जो फैट है ये कहाँ, ये जो प्रक्रिया हो रही है ना ये टूटने की, ये कहाँ हो रही होगी बताओ। छोटी आंत में 3 हिस्से होते हैं, किसी को याद है क्या? जेजुनम होता है, डेड्यूनम होता है। तो मुझे बताओ ये किस हिस्से में होती है। ठीक है, चलो 2 ही ऑप्शन बता रहा हूँ, जेजुनम या फिर डेड्यूनम में कहाँ होती है बताओ। बता दिया तो मज़ा आ जाएगा यार। कमेंट में बताना ही अगर बता पाओ तो। क्वेश्चन नंबर 27 है, विटामिन डी का सक्रिय रूप इनमें से क्या है बताइए। देखो यहाँ पे टोकोफेरॉल दिया है, रेटिनॉल दिया है, फिर दिया है आपको 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसके बाद 1,25 फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है और ये इसको शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं कैल्सी ट्रायोल। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? कैल्सी ट्रायोल। इतना तो पहले ये चीज़ याद रख लो। इसके बाद आप समझो ये होता क्या है। ये होता है हमारे शरीर में जाकर हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। और विटामिन डी क्या करता है? ये भी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो ऐसे घुमा के आपसे सवाल पूछ लेगा, आप बोलोगे विटामिन डी तो कितना आसान है, इससे तो क्या ही पूछेगा, इससे ये पूछ लेगा। ठीक है, चलो इसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करता है? ये त्वचा में होता है। सूरज की रोशनी जब पड़ती है ना तब विटामिन डी बनना शुरू होता है। कहीं विटामिन डी कहीं सूरज की रोशनी दे नहीं रही है आपकी बॉडी में। ठीक है, देखो क्या होता है, आपके जो फैटी टिश्यू रहते हैं उनके नीचे ये होता है डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब जाकर के विटामिन डी बनता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे, समझ गए ना। यानी कि ये जो है ना ऑप्शन बी, ये कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, इस पर सूरज की रोशनी बनेगी और विटामिन डी बन जाएगा। ठीक है, और ये रेटिनॉल क्या है? ये तो विटामिन ए का नाम होता है भाई, इसका कोई लेना देना नहीं है। टोकोफेरॉल क्या है? ये विटामिन ई का नाम होता है। ठीक है, चलो तो सिंपल सी कहानी है, आगे बढ़ते हैं। कोलाइड सिस्टम में जेल का उदाहरण इनमें से कौन सा है बताओ। सबसे पहला सवाल था यही वाला, अब बताओ कितना तुमको याद है। कोलाइड सिस्टम में जेल किस चीज़ का उदाहरण है बताओ मुझे। अब क्या हो गया, सबसे पहला सवाल यही पूछा था, बताओ दूध, जेली, धुआं और कोहरा। तो जेल का उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे? जेली हो जाएगा। दूध क्यों नहीं होगा? दूध क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूध क्या है? लिक्विड इन लिक्विड होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। बताया था, सबसे पहला सवाल मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, बाकी जेली के और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जेली हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, ये सारे के सारे जेल के एग्जाम्पल यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, जेल में क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये लिक्विड है ना, ये फंसा होता है, डिस्पर्स होता है किस में? सॉलिड मीडियम में। यहाँ पे क्या है, लिक्विड लिक्विड मैच हो रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड किसके साथ मिल रहा है? सॉलिड के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। मिल्क क्या हो गया? इमल्सिफिकेशन हो, इमल्सन हो गया, और सॉरी इमल्सन हो गया, इमल्सिफिकेशन ही इमल्सन होता है ना। और ये जेल का एग्जाम्पल हो गया। सिंपल सी कहानी है। बाकी ये जो स्मोक है, धुआं, ये क्या है? सॉलिड फंसा होता है गैस में। और फॉग क्या होता है? कोहरा, ये रहता है लिक्विड इन गैस। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, खाद्य में पीएच बफर का काम करता है कौन बताओ। सिट्रिक एसिड प्लस साइट्रेट, NaCl, शुगर या फिर स्टार्च। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, साइट्रिक एसिड प्लस साइट्रेट। थोड़ा सा समझ लो, देखो बफर क्या है। सबसे पहले ये जो बफर है ना, ये बफर क्या है? देखो वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, यानी कि ये पीएच को मेंटेन करता है। सिंपल सी कहानी सुनो, सिट्रिक एसिड और सोडियम साइट्रेट सिस्टम जो होता है ये कंट्रोल करता है एसिडिटी को फूड्स में, जैसे जैम हो गया, ड्रिंक हो गया, उसमें जो एसिडिटी है ना उसको कंट्रोल ये करता है सिट्रिक एसिड और साइट्रेट। तो कहने का मतलब है ये बफर का काम करता है कौन? ये पीएच में काम करता है सिट्रिक एसिड और साइट्रेट। सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। भारत का पारंपरिक खाद्य ढोकला ये किण्वित होता है किस चीज़ से होता है बताओ। बहुत आसान सवाल है, बहुत इसमें कुछ सोचना नहीं है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढोकला क्या होता है बताओ? फर्मेंटेड मिक्सचर होता है राइस और बंगाली जो ग्राम बैटर होता है उसका ये। ठीक है, ये चीज़ बस आप याद रखना। इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है ये कौन सा होता है, तो वो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिया है, यही तो होता है। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक, बाकी फर्मेंटेशन क्या करता है मेरे भाई? विटामिन बी बढ़ा देता है, डाइजेस्टिबिलिटी यानी खाने की जो पाचन होता है जल्दी जल्दी उसको बढ़ा देता है, फ्लफीनेस भी उसमें बढ़ा देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 है, मध्य प्रदेश की बैगा जनजातियों का प्रमुख पारंपरिक खाद्य, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है
मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और उनके जो मेजर फूड हैं वो बताइए। महुआ के लड्डू, कोदो कुटकी, रागी रोटी या फिर बेसन का चीला। देखो ये सारी की सारी चीज़ें ही उसमें यूज की जाती हैं, लेकिन इसमें से सारे के सारे ऑप्शंस में से हमको बेस्ट ऑप्शन बताना है तो वो हो जाएगा महुआ के लड्डू। ये चीज़ याद रखना। देखो ये जो महुआ है ना, ये अकेला नहीं है, इससे सिर्फ लड्डू नहीं बनते, महुआ से रोटी भी बनती है, महुआ से लड्डू भी बनते हैं और महुआ से शराब भी बनती है जो इनकी लोकल ड्रिंक होती है वहाँ की। ठीक है, बाकी आपसे ये पूछ सकता है कि बैगा चक कहाँ पे है, बताओ किस जिले में है। बैगा चक किस जिले में है, तो वो होगा मंडला। एक इससे रिलेटेड ये सवाल पूछ सकते हैं। बाकी जो महुआ के फूल हैं ना, खाने में भी उपयोग होते हैं और फर्मेंटेशन दोनों में ये यूज होते हैं। 32 पे चलते हैं। भारत में खाद्य किल्नीकरण, फिर से अगेन फोर्टिफिकेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे। किल्नीकरण के लिए FSSAI ने अनिवार्य क्या किया हुआ है बताइए। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको तो सारी चीज़ें पता है। नमक में आयोडीन और तेल दूध में विटामिन A और D, इन चीज़ों को ये मिलाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ग्लाइकोजन का भंडारण मुख्य रूप से कहाँ पे होता है बताओ। यकृत एवं पेशियों में। सिंपल है, आपने खाया राइस, इससे मिला आपको कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट की दो तरीके से यूज होगा। एक तो आपका यूज हो जाएगा जो आप जितना काम करते हो उस एनर्जी में, दूसरा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। स्टोर होगा तो कहाँ पे, ये मसल्स में होता है, मसल्स के अलावा लिवर के आसपास होता है जहाँ पे ये जमा होगा और ये किसके, ग्लाइकोजन के फॉर्म में यूज होता है, स्टोर होता है। ठीक है, इसको आप याद रखें, ये तो आपको पता ही है। चलिए आपको एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ। ये जो ग्लाइकोजन है ना, इसको भी दो तरह से जैसे हम बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया, लिवर और मसल दो जगह पे आपको मिलेगा। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लिवर और यहाँ लिख दिया मैंने मसल। मसल में यहाँ पे मिलेगा ना मेरे भाई 400 ग्राम और लिवर में यहाँ पे होगा 100 ग्राम। सर क्या इतना ही मिलता है, बिल्कुल नहीं। इस रेशियो में लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो 1:4 ये रेशियो बन जाता है। इस तरह से आपको ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा। 34 है, लिपिड का पाचन कहाँ शुरू होता है बताइए। क्या बोला था कि लिपिड का जो पाचन है कहाँ होता है, और अभी क्या पूछ लिया है कि लिपिड का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। तो बताओ, ये माउथ से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है, छोटी आंत में एंड होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर तो एक हो जाएगा, लेकिन ये मैंने आपको बता दी कहाँ एंड होता है। और इसमें भी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कहाँ होता है, जेजुनम में होता है एंड या डेड्यूनम में होता है, तो ये आप मुझे बताना। ठीक है, चलिए तो याद रखना है, छोटी सी चीज़ है। बाइल और पैनक्रियाटिक लाइपेज अभी मैंने आपको बता ही दिए थे, कैसे कैसे ये टूटता है, क्या काम करता है, ये चीज़ आप याद रखना। 35 पे चलते हैं। विटामिन B12 ये कह रहा है सहकारक, इसका को एंजाइम रूप इनमें से कौन सा है बताइए। मिथाइल कोबालमिन, थायमिन पायरोफॉस्फेट, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट या फिर बायोटीन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, विटामिन B12 है, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको B12 को इसको बोलते हैं हम कोबालमिन। ठीक है, आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि बारिश की बूंदों में कौन सा विटामिन होता है, तो यही B12 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना, ये कोबालमिन के 2 एक्टिव को एंजाइम होते हैं। कितने होते हैं, देखो B12 के 2 एक्टिव को एंजाइम होते हैं। एक कौन सा होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो यही होगा मिथाइल कोबालमिन, ये लिखा हुआ है, इसको मैं फिर से नहीं लिख रहा, मिथाइल कोबालमिन। एक और होता है, इसको मैं लिख देता हूँ जो यहाँ नहीं लिखा है, एडिनो साइल कोबालमिन। ठीक है, ऐसे ये कहाँ मिलेगा, ये पूछ सकता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। ठीक है, और ये मिथाइल कोबालमिन कहाँ मिलेगा, ये साइटोप्लाज्म में मिलेगा। डीएनए का सिंथेसिस होता है वो, यानी कि डीएनए का संश्लेषण, डीएनए का बनना, और इसके अलावा आरबीसी के फॉर्मेशन में, आरबीसी के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, राइटिंग वाइटिंग पे मत जाना, राइटिंग ऐसी ही होती है भाई, हाथ में लगी हुई है चोट, बड़ी मुश्किल से लिख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको आप याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। खाद्य में कोलाइड का स्थायीकरण कौन करता है, स्टेबलाइजर ऑफ कोलाइड इन फूड कौन करता है बताइए। इमल्सीफायर, नमक, चीनी या फिर स्टार्च। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, इमल्सीफायर। लेसिथिन भी इसको हम कहते हैं। इमल्सीफायर क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो दो न मिलने वाले द्रवों को स्थिर रखता है। जैसे हम क्या कर दें, ऑयल प्लस वाटर, इसको हम ऐड कर दें, समझ में आ रहा है क्या। और लेसिटिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है एक लेसिटिन, ये क्या होता है समझो इसको भी थोड़ा सा। फ्रॉम एग यॉक। ठीक है, अरे अंडा फोड़ोगे उसके अंदर से जो निकलेगा वो किसका, इमल्सीफायर एक तरीके का होगा। ठीक है, बेस्ट नेचुरल इमल्सीफायर होगा ये एक तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होगा,
पानी तो होता ही है, इसके अलावा इसमें जो फैट होता है वो इसमें घुला होता है, ठीक है, जो आपस में कभी मिल नहीं सकते, हमेशा ये अलग अलग ही रहेंगे। जैसे देखा है ना आपने, अंडे को आप फोड़ते हो तो कैसे अलग अलग हो जाती हैं चीज़ें, फिर बाद में चम्मच से उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन संरक्षित खाद्य इनमें से कौन सा है? पापड़, चटनी, मुरब्बा या फिर पिकल? आसान सवाल है, पिकल सबसे प्राचीन संरक्षित है, ठीक है। भारत में सबसे पुराना फूड प्रिजर्वेशन मेथड क्या है? अचार है, पिकलिंग। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, ईट राइट इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? अरे भाई बताओ ना, कब किया गया? 2018 में। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये बताइए ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? मैंने पहले ही तो बताया था, सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल डाइट जो होती है फॉर ऑल, ठीक है। इससे रिलेटेड एक सवाल हम कर चुके हैं अभी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में मुख्य बंधन कौन सा होता है? अब बताओ, अच्छा सवाल है कि नहीं बताओ। दूसरे वाले में कौन होता है? देखो मैंने आधी चीज़ें आपको पहले वाले सवाल में बता दी थी, अभी मैं आप बाकी चीज़ें आपको यहाँ बता दूंगा। देखिए इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। द्वितीयक संरचना मैंने क्या बताया था? एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, एक टर्सरी होती है, क्वार्टनरी। तो पहली वाली में मैंने आपको बताया था लीनियर जो सीक्वेंस होते हैं उनमें जुड़ी रहती है। सेकेंडरी वाला रहता है, फिर ये टर्सरी वाला जिसमें 3D बनता है, यहाँ से शेप आना शुरू हो जाती है। तो ये शेप वाले की बात कर रहा है, ये किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। पहले वाले का पूछेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बता देना, ठीक है। और सेकेंड वाले का कौन सा रहता है बताओ? ये रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी आपसे पूछ ले कि टर्सरी वाले में कौन सा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि ये लिखा है ना डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये होता है थर्ड वाली में, ठीक है। पेप्टाइड होता है फर्स्ट वाली में, और सेकंड वाली में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बस कितना भी कहीं से घुमा के पूछ लेगा अगर तुमसे अब यहाँ से, तो तुम यहाँ से बता ही दोगे। बसा में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन कौन से होते हैं बताओ? ADEK पहले ही बताया था, कीड़ा की, इससे याद कर लो। ये जो विटामिन होते हैं दो प्रकार के घुलने के आधार पे, एक होते हैं जो फैट में घुल जाते हैं और एक होते हैं ऐसे जो आपके वाटर में घुल जाते हैं, ठीक है। तो फैट में घुलने वाले कौन से होंगे? KEDA, कीड़ा से ऐसे याद कर लो, और वो बाकी के बचे हुए सारे के सारे वाटर में ये घुल जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो क्वेश्चन 41 बताओ, अच्छा सवाल है। खाद्य में अम्ल क्षार बफर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? फॉस्फेट बफर, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज? बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले तो बताओ कि बफर क्या होता है। बफर ऐसे घोल होते हैं जो pH को स्थिर रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ये कंटेनर रख दिया, ठीक है, इसमें एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है, यानी अम्ल हो सकता है या क्षार हो सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए इसमें ये 3 लीटर का है, अब मैं इसमें मान के चलो थोड़ा सा एसिड और डाल दूं या फिर इसमें थोड़ा सा बेस और डाल दूं, तो याद रखना इसका pH या तो घटेगा या बढ़ेगा। लेकिन अगर ये बफर होगा तो याद रखना ये pH बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा, यानी अगर आपने थोड़ी बहुत मात्रा इसमें एसिड की या बेस की एक्स्ट्रा डाल भी दी तो pH आपको बहुत ज़्यादा बदलता हुआ नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? ये होता है किसका? बफर का काम। यानी खाने में pH को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर pH स्थिर नहीं होगा तो उसके एंजाइम, उसका रंग, उसका स्वाद, ये सब खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे pH पे ही निर्भर करते हैं। तो इसलिए हमको अगर pH को स्थिर रखना है, यानी खाने को सुरक्षित रखना है, तो वहाँ पे हम बफर का इस्तेमाल यहाँ पे हम करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फेट बफर। सबसे पहले तो फॉस्फेट बफर NaH2PO4 + Na2HPO4, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। सिंपल सी कहानी है मेरे भाई। ये जो पहला वाला है ना, ये पहला वाला लिखा है, इसको बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है इसको बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। अब तो समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर आपसे ये भी पूछे कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रभावी होता है बफर का, तो 6.8 से लेकर के 7.4 जो pH होगा ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, इतना ही रखता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, सिंपल सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति का मुख्य खाद्य इनमें से कौन सा है बताइए? पीपल लीफ चटनी, बेसन कड़ी, मक्का रोटी, दाल बाफले, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या? थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सवाल हो सकता है, इसके आंसर आपको हो सकता है आपने कहीं और पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम ट्राई बोलते हैं, जो कि भोपाल में है, ठीक है, यहाँ से देख करके आपको चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने कई जगह पे इसके अलग अलग आंसर्स देखे हैं, इसलिए मैंने इसको क्रॉस चेक किया और इसका आंसर मुझे मिला मक्का की रोटी, ठीक है। गोंड जनजाति आप जानते हो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खूब मिलती है ये, इनका मेन यहाँ पे ये होता है, ठीक है। गोंड जनजाति मुख्यतः जिस क्षेत्र में रहती है ना, वहाँ पे मक्का और कोदो ये फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मक्का की रोटी उनका दैनिक और पारंपरिक खाना यहाँ पे होता है। साथ में साग, चटनी, महुआ,
जो पेय होता है उसको प्रॉपर तरीके से बढ़िया चिल करते हैं, मज़े करते हैं। इसके बाद 43 में जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो जाए तो अंत में क्या मिलता है आपको बताइए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलता है बताओ? जब डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज ये इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शर्करा जैसे स्टार्च, सुक्रोज ये होता है वो, है ना। और जब ये टूट जाता है तो छोटे छोटे अणुओं में इनमें ये टूट जाता है। अब इसके देखो डाइजेशन की थोड़ी सी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से शुरू होता है डाइजेशन होना, तब आप कहोगे सर ये माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, एमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी तोड़ देता है। इसके बाद फिर ये छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको माल्टेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको सुक्रेज देखने को एक मिलता है। और ये क्या कर देते हैं भाई, इनको डाइसैकराइड्स में तोड़ देते हैं, यानी कि सिंपली ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, ग्लैक्टोज में ये आपको टूटे हुए यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तीनों ऐसे मोनोसैकेराइड होते हैं, सीधे जाके ब्लड में अवशोषित हो जाते हैं, एब्जॉर्ब ये हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। खाने में सोल को जेल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब सोल को जेल में कन्वर्ट करना। मैंने कोलाइड के अंदर ये आपको सारे के सारे बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 प्रकार के कोलाइड मैंने आपको बताए थे, उनमें कह रहा है सोल को जेल में बदलना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? जेलेशन, सिनेरिसिस, इमल्सन या फिर फॉर्म इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जेलेशन, है ना। सोल को जेल में बदलने की प्रक्रिया को जेलेशन हम कहते हैं। जो सोल होता है, सोल ये एक तरीके से कोलाइडियल सॉल्यूशन मतलब द्रव रूप होता है एक तरीके से। ठीक है, और वहीं जेल की हम बात करेंगे तो ये आधा ठोस रूप होता है, अर्ध ठोस इसको हम कह सकते हैं, यानी कि थोड़ा सॉलिड और लिक्विड का ये फॉर्म ये होता है। ठीक है, सोल से ज़्यादा सॉलिड होता है, इतना सा याद रखेंगे। देखो जब किसी प्रोटीन या स्टार्च कोलाइड में जैसे हम हीटिंग दें या कूलिंग दें तो उससे अणुओं के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो जो द्रव होता है ना यानी कि सोल होता है वो अर्ध ठोस संरचना यानी कि जेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मिल्क है, इससे कस्टर्ड बना दें हम, दूध से हम मान लो दही बना दें, तो ये एग्जांपल किसका हो गया? ये जेलेशन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी कहानी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा? बहुत आसान सवाल है, स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी। चलिए बताइए विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? इसको कमेंट में बताना जिसको पता हो। अच्छा, आपसे सवाल ये पूछ सकता है कोलेजन सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन जरूर होता है? तब भी विटामिन सी आप लगाएंगे। और बाउंड हीलिंग के लिए कौन सा होता है? ये भी होता है। ठीक है, कनेक्टिव जैसे इसकी कमी से जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, जैसे वो कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे मसूड़ों से खून आना, घाव ना भरना, थकान के लक्षण होना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सिट्रस फ्रूट रहते हैं, खट्टे फल, आंवला, टोमेटो, गुआवा, इनसे ये भरपूर मिलती है हमको। 46 पे चलते हैं। भारत में सबसे पहला किल्नीकृत खाद्य पदार्थ इनमें से कौन सा था? बताइए कौन सा था? बताया तो था आयोडाइज्ड नमक। क्वेश्चन में ध्यान देना, इसमें पूछा है भारत का सबसे पहला किल्नीकृत खाद्य, तब इसमें लगाएंगे वनस्पति ऑयल, ईडेविल जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो, जो 1953 में पहली बार फोर्टिफाइड हुआ। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आयोडाइज्ड नमक होगा जो कि 1960 में स्टार्ट हुआ फोर्टिफाइड होना और 2005 से मैंडेटरी हो गया। 47 बताओ, प्रोटीन का जैविक मूल्य BV सबसे अधिक किसका होता है? बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। इसको जब मैंने कराया था तब कई बार आपको सॉल्व करवाया था। बताओ, अंडे का होता है बायोलॉजिकल वैल्यू। ये क्या होती है? जो भी प्रोटीन है किसी चीज़ में, ठीक है, अब उसको हमने खा लिया, प्रोटीन हमें तब मिलेगी जब वो घुल के हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगेगी। समझ में आ रहा है? तो यानी कि सबसे ज़्यादा होती है अंडे की। जैसे 100% उसमें जितनी प्रोटीन होती है पूरी की पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है? भोजन से लिया गया प्रोटीन शरीर के द्वारा कितनी कुशलता के साथ, कितना परफेक्टली उपयोग में आ गया, उसको हम बायोलॉजिकल वैल्यू यहाँ पे हम कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। इसका रेफरेंस आप याद रखेंगे, अंडे का 100 रहता है। बाकी जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं ना ये बिल्कुल सही हैं सारे के सारे। दूध का पूछ ले तो 85, सोया का पूछ ले तो 74, गेहूं का पूछ ले तो 64, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा, तो वो अंडे का साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने सोयाबीन खाया, उसमें मान लेते हैं कि 100 ग्राम प्रोटीन आपको मिला वहाँ से, तो उस 100 ग्राम में से सिर्फ 74 ग्राम जो होगा वही यूज़ का आपके होगा, बाकी का सब वेस्ट आपके लिए। ठीक है, चलिए ये चीज़ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। खाद्य में रेट्रोग्रेडेशन होता है। रेट्रोग्रेडेशन ये क्या होता है? स्टार्च में जेल से क्रिस्टल्स बनना, या प्रोटीन बसा, या विटामिन। बताइए क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा एक ही हो जाएगा, स्टार्च। देखो समझ लो थोड़ा सा, रेट्रोग्रेडेशन क्या होता है समझ लो।
जैसे जब पका हुआ स्टार्च, स्टार्च तो मैंने बताया कहाँ पे होता है, ये आपको बताओ। देखो स्टार्च क्या होता है, देखो जब पका हुआ स्टार्च होता है ना, जैसे एग्जांपल के लिए राइस है, ब्रेड है, ये तो पका हुआ स्टार्च होता है ना, जब इसको हम ठंडा करते हैं तो ये जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इससे उत्पाद जो होता है ना कठोर बन जाता है और थोड़ा कह सकते हैं गंदा बासी जैसा लगने लग जाता है, ठीक है। तो ये उसी का एक एग्जांपल हो गया रेट्रोग्रेडेशन, रेट्रोग्रेडेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। इसके अलावा 49 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जनजातीय पेय इनमें से कौन सा है, बताइए। इसको हम कई बार कर चुके हैं, सुल्फी, महुआ, ये हो जाएगा। इसको आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद कल एक और पार्ट डाल दूंगा जिसमें 50 क्वेश्चंस। देखो मैंने आपसे पोल करके पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर 25 करके लेकर के आओ, और ज़्यादातर बच्चों ने बोला कि 100। तो मैंने किसी की बात नहीं मानी, मैं अपने मन से 50 के 2 पार्ट लेकर के आ जाऊँगा, रिविज़न भी कर लेना, ठीक है। इससे आपको एक ये भी चीज़ मिल जाएगी कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप अपनी तैयारी को फिर से रिवीजन वगैरह करने के लिए आप समझ सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। चलो, खाद्य संरक्षण का सबसे प्राचीन तरीका इनमें से कौन सा है, कैनिंग, फ्रीजिंग, पाश्चराइजेशन या फिर ड्राइंग। तो इसका आंसर ड्राइंग हो जाएगा, बहुत आसान है। फूड प्रिजर्वेशन का उद्देश्य होता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना और खाने की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, ठीक है। ड्राइंग में क्या किया जाता है बताओ, इसका जो मॉइस्चर होता है उसको निकाल दिया जाता है, इसकी नमी को निकाल दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया, फफूंदी ये बढ़ नहीं पाते हैं। सबसे पुराना तरीका है, बताया था कि वैदिक काल से चला आ रहा है, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। सूखे फल, सूखी मिर्ची, अनाज, पापड़, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये सारी चीज़ें, बाकी के 50 क्वेश्चंस और हैं। मैंने टॉप 100 का बोला था, ये टॉप 50 हो गए हैं। 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज़, एक वीडियो और आएगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, अपना रिवीजन करिए। ये सारे के सारे सवाल PYQ बेस्ड हैं। इनका मैंने आपको बताया कि ये बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, इसमें मॉडरेट भी हैं, और मैंने आपको बताया कि एडवांस लेवल के भी सवाल हैं इसमें, ठीक है। और इनका रेशियो मैंने रखा है कि बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो हैं लगभग 50, ठीक है, और मॉडरेट लेवल के हैं वो आपको मिलेंगे 40, और एडवांस मिलेंगे आपको इनमें से 10। और याद रखना, किसी भी पेपर में क्वेश्चंस को पूछने का फॉर्मेट, उनका पैटर्न इसी प्रकार से डिसाइड किया जाता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। बेसिक ज़्यादा आते हैं, फिर मॉडरेट आते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल के बहुत कम होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपका पेपर वैसे भी नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है, तो उसमें याद रखना आप 50 और 40 इन पर कमांड करो ज़्यादा से ज़्यादा, बेसिक और मॉडरेट लेवल वाले पे। अगर इन पे आपने कमांड अच्छी कर ली ना, तो आपका काम इन्हीं से हो जाएगा, जो कि कितना 90% को कवर करते हैं, ठीक है। और मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, आपका 65 to 70% कट ऑफ जाएगा, जिसके इतने % क्वेश्चन सही हो गए वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए।